Welcome back to another episode of my channel, The United Frontier. So, according to Fabrizio Romano, Manchester United and Newcastle are currently battling with each other over बेंजामिन सेस्को। ऐसे रिपोर्ट्स कल आ रहे थे और उसी के साथ आज लॉरी विटविल का एक रिपोर्ट आया है जहां पे उन्होंने ये चीज कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर येट टू डिसाइड बिटवीन ऑली वॉटकिंस एंड बेंजामिन सेस्को। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये सारी चीज को लेके और उसी के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसके पीछे हम लोगों को जाना चाहिए इन दिस ट्रांसफर विंडो। और दूसरी तरफ लिवरपूल से बायर्न म्यूनिख चला गया है लुइस डियास, तो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव फ्रॉम लिवरपूल फॉर अलेक्जेंडर इसाक। तो बात करेंगे इस चीज को लेके भी इन डिटेल में ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए कुछ दिन पहले डेविड ऑनस्टीन का एक कोटेशन आया था जहां पे उन्होंने ये चीज कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में इंटरनली बेंजामिन शेस्को, ऑली वॉटकिंस, निकोलस जैक्सन ये सारे नाम पे चर्चा हो चुका है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली कंसीडरिंग all these options a little bit expensive, so they are currently focusing on other areas। इसीलिए हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी वर एक्सपेक्टिंग कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी कोई मिडफील्डर या फिर गोलकीपर या फिर कोई बैकअप सेंटर बैक के लिए जाएंगे इन द मार्केट। और कल फैब्रिजियो का ये न्यूज आता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली बैटलिंग विथ न्यूकैसल फॉर बेंजामिन सेस्को। कुछ दिन पहले फैब्रिजियो जब ये न्यूज ब्रेक किया था कि न्यूकैसल आर गोइंग आफ्टर बेंजामिन सेस्को इन केस अलेक्जेंडर इसाक लीव्स न्यूकैसल यूनाइटेड, तो ऑब्वियसली हम लोग सोच रहे थे कि लिवरपूल अगर अलेक्जेंडर इसाक को न्यूकैसल से खरीद लेते हैं तो न्यूकैसल विल गो आफ्टर अ स्ट्राइकर। और इसीलिए बेंजामिन शेस्को एंड यूएन वीसा ये दोनों प्लेयर्स की नाम आ रहे थे विथ न्यूकैसल यूनाइटेड। तो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी दौरान फैब्रिजियो ये चीज बार बार कहता है कि आरबी लेप्जिग के साथ बेंजामिन शेस्को की एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है। मतलब कोई स्पेशल क्लब अगर आता है फॉर बेंजामिन शेस्को जहां पे बेंजामिन शेस्को इज आल्सो इंटरेस्टेड टू गो, तो ऐसे क्लब के लिए बेंजामिन शेस्को का जो प्राइस टैग है वो लेप्जिग थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। मतलब 70 टू 80 मिलियन यूरोस में वो लोग बेंजामिन शेस्को को जाने देंगे। तो ये अमाउंट को अगर हम लोग पाउंड्स पे कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है आपका 60 टू 70 मिलियन पाउंड्स। और जी हाँ, यहीं पे हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सोच रहे थे कि बेंजामिन शेस्को के लिए हम लोग तो नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। वी आर स्टिल वेटिंग टू सेल द प्लेयर्स विच वी आर ट्राइंग टू सेल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन दूसरी तरफ कल फैब्रिजियो ये चीज कह देता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर आउट देयर एंड गोइंग आफ्टर बेंजामिन शेस्को और वो लोग न्यूकैसल के साथ डायरेक्टली हेड टू हेड जा रहे हैं। तो ये न्यूज सुनने के बाद आई एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है और हम लोग प्लेयर्स को सेल भी नहीं कर पा रहे। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, मार्कस राशफोर्ड को हम लोग बेचना चाह रहे थे लेकिन लोन पे भेजना हुआ। दूसरी तरफ जेडन सैंचो को लेके भी सिमिलर सी सिचुएशन है। हमें मालूम है कि जेडन सैंचो को बेचना बहुत ही मुश्किल है, तो सैंचो को भी शायद हम लोग लोन में ही भेजेंगे। तो अगर बेचने वाली दो प्लेयर की मैं बात करूं तो वो होता है आपका एक अलेहांद्रो गर्नाचो, दूसरी तरफ होता है आपका एंटनी। लेकिन ये दोनों को लेके भी अभी तक कोई कंक्लूसिव न्यूज नहीं आ रहे। मतलब चेल्सी का नाम आ रहा है, विला का नाम आ रहा है फॉर गर्नाचो, लेकिन वो लोग कब मूव करेंगे, कब पैसा मिलेगा, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ बेटिस के साथ एंटनी का लिंक्स वगैरह बहुत दिनों से आ रहे थे और अभी टियर 3 टियर 4 सोर्सेस से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बेटिस बहुत सस्ते में एक बिड किया था लेकिन हम लोग उस बिड को रिजेक्ट कर दिया। तो आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों प्लेयर को हम लोग बेचते हैं और उसी के साथ अगर मलासिया को भी बेचते हैं तो ठीक ठाक पैसा मिल सकता है ये तीनों प्लेयर्स बेचने के बाद। मतलब हालांकि वो पैसा ज्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट अमाउंट अगर हम लोग ये तीनों सेल्स कर पाते हैं तो। लेकिन अभी भी इस तीनों सेल्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो इसीलिए आई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वाज रियली सरप्राइज्ड कि कैसे हम लोग एक 60 टू 70 मिलियन पाउंड्स के प्लेयर के पीछे जा सकते हैं जहां पे हम लोग को पता है कि हम लोग को एक मिडफील्डर चाहिए, हम लोग को एक बैकअप गोलकीपर चाहिए, हम लोग को एक बैकअप सेंटर बैक भी चाहिए। लेकिन फैब्रिजियो ये चीज कहता है कि नहीं, हम लोग वी
are in the mix ऑफ बेंजामिन सेस्को। और दूसरी तरफ आज लॉरी विटवेल का भी एक रिपोर्ट आता है जहां पे उन्होंने ये चीज कहता है कि हाँ बेंजामिन सेस्को को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑली वॉटकिंस को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इन दोनों में से किसके पीछे हम लोग को जाना चाहिए वो ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन प्लेयर आउट ऑफ दिस टू, क्योंकि दोनों प्लेयर अलग अलग प्लेयर है, दोनों प्लेयर्स की साथ ही बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो बात करेंगे उस चीज पे इन डिटेल में। पहले ये चीज समझना होगा कि अगर बेंजामिन सेस्को के पीछे हम लोग जा रहे हैं तो वो डील कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी 2 प्लेयर्स खरीद चुके हैं जिसके लिए हम लोग को 134.5 मिलियन पाउंड्स के आसपास पैसा देना होगा टू ब्रेंटफोर्ड एंड उल्स। लेकिन ये जो अमाउंट है ये हम लोग को एक बार में नहीं देना है। मतलब माथास कुनिया के लिए जो अमाउंट हम लोग दे रहे हैं वो आपका 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट्स हम लोग अभी ये ट्रांसफर विंडो में दे रहे हैं जो है आपका 20.5 मिलियन के आसपास। और उसी के साथ ब्रायन एम्बुमो के लिए हम लोग को देना होगा ये ट्रांसफर विंडो में 16.25 मिलियन के आसपास। मतलब ये दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपका होता है 37 मिलियन पाउंड्स के आसपास। और इसके बाद अगर बेंजामिन सेस्को के लिए हम लोग को 60 to 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास कुछ पे करना पड़ता है, तो वहां पर भी जाहिर सी बात है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करेंगे। और यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बढ़ जाता है तो जो नेट अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ब्रायन एम्बुमो के लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देना हुआ, क्योंकि हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा देंगे। तो इसीलिए अगर सिमिलरली बेंजामिन सेस्को के लिए भी हम लोग 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा देते हैं, जो पैसा आपका 60 to 70 मिलियन पाउंड्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को ये ट्रांसफर विंडो में आप पकड़ के चलो 20 से 25 मिलियन पाउंड्स के आसपास देना हो सकता है टू आरबी लेipzig। तो अगर हम लोग 20 से 25 के आसपास कुछ देते हैं, इन टोटल हम लोग को ये ट्रांसफर विंडो में देना पड़ रहा है आपका 57 से लेके 65 मिलियन के बीच कुछ पैसा फॉर 3 प्लेयर्स लाइक माथास कुनिया, ब्रायन एम्बुमो एंड बेंजामिन सेस्को। तो टेक्निकली अगर मैं कहूं तो ये पॉसिबल है कि ये तीनों प्लेयर्स के लिए हम लोग को 60 to 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास इन टोटल पैसा देना होगा ये ट्रांसफर विंडो में। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि पिछले कुछ ट्रांसफर विंडोज में भी हम लोग ऐसे प्लेयर्स खरीद चुके हैं जहां पे हम लोग पैसा इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, मतलब पैसा जो है वो एमोटाइज्ड हो चुका है, तो वो एमोटाइजेशन अमाउंट हम लोग को ये विंडो में भी देना होगा। तो इसीलिए पिछले कुछ प्लेयर्स की जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो एमोटाइजेशन अमाउंट है, वो ये ट्रांसफर विंडो में हम लोग को देना होगा। तो उसको भी अगर इसके साथ हम लोग जोड़ दें तो मेरे ख्याल से 120 या 130 मिलियन पाउंड्स के आसपास हो सकता है इन टोटल जो पैसा हम लोग को ये ट्रांसफर विंडो में देना होगा। तो इसीलिए हम लोग को सेल्स भी करना होगा और इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए अगर 40 मिलियन के आसपास कुछ पैसा हम लोग को मिल जाता है, उसी के साथ एंटनी के लिए अगर 20, 25 या 30 के आसपास कुछ मिल जाता है तो इट विल रियली हेल्प अस आउट टू बाय सम न्यू प्लेयर्स। और दूसरी तरफ जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि हम लोग को एक मिडफील्डर की सक्सेसर जरूरत है, लाइक सीएम जो कि बॉल कैरी कर सके, मतलब बॉल प्रोग्रेस कर सके आगे, और उसी के साथ जिसमें डुअल जीतने का भी पोटेंशियल है, और उसी के साथ जो एक बॉक्स टू बॉक्स रोल भी अदा कर सके। और उसी के साथ अगर एक सीएम हम लोग नहीं लाते हैं, अगर हम लोग एक डीएम भी लाते हैं जो एक प्रॉपर डिसरप्टर की तरह काम कर सकता है, तो वी कैन प्ले हिम अलोंग साइड ऑफ कोबी मेनू या फिर ब्रूनो फर्नांडिस या फिर डबल पिवट में उगार्ते के साथ भी हम लोग उसको खिला सकते हैं। तो आइदर अ डीएम और अ सीएम हम लोग को जरूरत है। लेकिन अगर बेंजामिन सेस्को जैसे प्लेयर के पीछे हम लोग जाते हैं और हम लोग ऐसे प्लेयर खरीद लेते हैं जिसके लिए हम लोग को 60 to 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास इन द टोटल पैकेज की मैं बात कर रहा हूं, वो देना पड़ जाए, तो मेरे ख्याल से हम लोग मिडफील्डर के लिए अभी कोई टॉप मिडफील्डर के लिए नहीं जा सकते। और उसी के साथ हो सकता है हम लोग डॉगलस लुइस जैसे कोई प्लेयर के लिए लोन मूव के लिए जाए एज ए मिडफील्डर। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। जैसे शॉन लेमंस की बात आ रहा है एज ए बैकअप गोलकीपर, तो हो सकता है उसके लिए हम लोग को 10 से 15 मिलियन के आसपास कुछ पैसा
पे करना हुआ टू रॉयल एंट्रिप, और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग कोई लोन ऑप्शन के लिए जाए फॉर मिडफील्डर, और उसके बाद बैकअप सेंटर बैक के लिए हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अभी मुझे मालूम नहीं है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अभी हम लोग को ये समझना होगा कि ऑली वाटकिंस के पीछे हम लोग जाएंगे या बेंजामिन शेशको। देखिए, दो प्लेयर्स बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। बेंजामिन शेशको की उम्र बहुत कम है, ही इज 22 ईयर्स ओल्ड। दूसरी तरफ ऑली वाटकिंस, ही इज करेंटली 29। तो ये दोनों प्लेयर्स में से अगर मैं प्राइस टैग की बात करूं तो देखिए, ऑली वाटकिंस को अगर हम लोग 40 टू 45 मिलियन पाउंड्स पे ला सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्टन विला 40 टू 45 मिलियन पाउंड्स में मान जाएंगे, क्योंकि एस्टन विला की पीएसआर को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, बी वो लोग प्लेयर सेल करना चाहते हैं, लेकिन सी वो लोग ऑली वाटकिंस के लिए पैसा मांगेंगे, क्योंकि ऑली वाटकिंस कंसिस्टेंटली प्रीमियर लीग में उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं ओवर द ईयर्स। तो इसीलिए ऑली वाटकिंस प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है। ऑली वाटकिंस अगर आता है आपके टीम में तो आप पकड़ के चलो 10 से 15 गोल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द इंटायर सीजन फ्रॉम ऑली वाटकिंस। दूसरी तरफ ही कैन क्रिएट फॉर यू एज वेल, होल्ड अप प्ले वगैरह, लिंक अप प्ले वगैरह बहुत बढ़िया है। और उसी के साथ अगर कॉन्स की बात करें तो ऑली वाटकिंस आपका मैक्सिमम 2 से 2.5 साल दे सकता है आपको, और उसी के साथ जो रीसेल वैल्यू है ऑली वाटकिंस का वो भी आपका बहुत ही कम होगा। एंड सभी को मालूम है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्लेयर्स वी आर रियली वेरी बैड इन द ट्रांसफर बिजनेस। तो बेंजामिन शेशको की अगर प्रोस की बात करें तो ही इज अ यंग प्लेयर, ही इज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। अभी भी उसका पीक पे रीच करना बाकी है, और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो आता है तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर इन द लॉन्ग रन। और उसी के साथ बेंजामिन शेशको के लिए आपको भले ही ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन कंसिडरिंग कि ऑली वाटकिंस के लिए अगर आपको 55 टू 60 मिलियन पाउंड्स देना पड़ता है टू एस्टन विला, उससे बेहतर है कि आप एक यंग प्लेयर के पीछे जाओ इन द प्राइस रेंज ऑफ 60 टू 70 मिलियन पाउंड्स। कुछ पैसा ज़्यादा देना होगा, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू है। मतलब अगर बेंजामिन शेशको मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद अगले 2-3 साल में या 4 साल में अच्छा करता है तो हम लोग उसको बेच सकते हैं। इन दैट केस हम लोग को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। बेंजामिन शेशको को अगर हम लोग टाइम देते हैं टू सेटल इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर इन द फ्यूचर, क्योंकि उसके पास वो पोटेंशियल तो है, उसी के साथ उसकी फिजिकलिटी भी है, विच कैन बी अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर हिम, क्योंकि इंग्लिश में लीग में फिजिकलिटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसी के साथ बेंजामिन शेशको को अगर हम लोग सही तरीके से ग्रूम करते हैं तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर। उसका पीक आना अभी भी बाकी है, तो इन शॉर्ट उसको अगर हम लोग लाते हैं तो हम लोग ज़्यादा टाइम उससे निकल पाएंगे। और उसी के साथ अगर वो प्लेयर अच्छा कर गया और उसके बाद अगर फ्यूचर में हम लोग उसको बेचना भी चाहते हैं तो हम लोग एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कॉन्स की बात करें तो उसके पास प्रीमियर लीग की एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर उसकी आरबी लेप्जिग में उसका लास्ट 2-3 सीजन देखा जाए तो नंबर्स भी आपको उतना खास नहीं देखने को मिलेगा। और उसी के साथ बुंदेसलीगा से जब हम लोग प्लेयर्स लाते हैं इन इंग्लिश में लीग, हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो प्लेयर्स सही तरीके से काम नहीं करते या फिर वो प्लेयर्स सेटल इन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के पास, मुझे मालूम नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के पास इतना ज़्यादा पेशेंस फिर से है कि वो लोग फिर से एक हॉयलैंड जैसे जो सिचुएशन हम लोग फेस किए थे 2 साल पहले, वो काइंड ऑफ अ सिमिलर सी रिस्क हम लोग फिर से ले इन टर्म्स ऑफ बेंजामिन शेशको। क्योंकि देखिए, हॉयलैंड और बेंजामिन शेशको के लिए अगर आप ये दोनों प्लेयर को कंपेयर करते हो तो मेरे ख्याल से अभी इन द करेंट सिचुएशन बेंजामिन शेशको विल बी वेल अहेड ऑफ रास्मस हॉयलैंड, क्योंकि रास्मस हॉयलैंड लास्ट सीजन में वो बहुत ही खराब कर चुका है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अकेला उसका गलती नहीं था, मतलब इंटायर क्लब एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग वी वर वर्स्ट इन द हिस्ट्री इन इंग्लिश प्रीमियर लीग की मॉडर्न एरा की अगर मैं बात करूं तो ऐसा एक टीम में जब आप खेलते हो तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस तो खराब होगा ही, और उसी के साथ कॉन्फिडेंस भी उसका बहुत ही डाउन था और बीच बीच में तो इंजर्ड भी था बंदा। तो इसीलिए आप सिर्फ 2 साल में रास्मस हॉयलैंड को आप इंटायरली जज नहीं कर सकते, क्योंकि पहला सीजन में जब वो आया था तो उसने ठीक ठाक खेला था, 14-15 के आसपास इंक्लूडिंग ऑल द कंपटीशंस उसने गोल्स मारे थे। तो इसीलिए रास्मस हॉयलैंड को अगर आप अभी से ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो और आप
आप कह रहे हो कि उसको हम लोग को बेच देना चाहिए, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर उसको बेच के हम लोग उसी जैसे एक प्रोजेक्ट प्लेयर के पीछे फिर से जाते हैं जहां पे हम लोग को 60 टू 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास पैसा देना होगा, और उसके बाद उस प्लेयर को अगर हम लोग सेटल इन करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि ही इज ओनली 22 और प्रीमियर लीग बहुत ही टफ है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। प्रीमियर लीग इज ऑन नेक्स्ट लेवल, तो यहां पे आके खेलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है इवन फॉर एस्टेब्लिश प्लेयर्स। लेकिन अगर एक यंगस्टर आता है तो उसको ऑब्वियसली टाइम चाहिए होगा। तो अगर अगले 2 सीजन में वो बंदा अच्छा नहीं करता है तो फिर हम लोग फिर से कुछ सिमिलर सी सिचुएशन में फंस सकते हैं, और फैंस फिर से उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे और उसका कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो जाएगा। तो ये जो रिस्क है, ये पोटेंशियल जो रिस्क है, जो काइंड ऑफ अ सिमिलर सा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहां पे हम लोग ऑलरेडी हैं विथ रास्मस हॉयलैंड। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये डिसीजन बहुत ट्रिकी हो जाता है कि हम लोग को रास्मस हॉयलैंड को पहले बेचना है कि नहीं बेचना है। अगर रास्मस हॉयलैंड को हम लोग रखते हैं इस टीम में तो फिर से कैसे एक सिमिलर सी काइंड ऑफ यंगस्टर के पीछे हम लोग जा सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऑली वाटकिंस को हम लोग लाते हैं और ऑली वाटकिंस के लिए 40 से 45 मिलियन पाउंड्स के आसपास हम लोग को देना होता है, तो मेरे ख्याल से इट कैन बी द बेस्ट केस सिनेरियो जहां पे हम लोग हॉयलैंड को रख सकते हैं, और हॉयलैंड भी ऑली वाटकिंस के बगल में अगर खेलता है तो मेरे ख्याल से उसका गेम और भी ज्यादा अपलिफ्टेड होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ 40 टू 45 मिलियन पाउंड्स अगर एस्टन विला ज्यादा पैसों की डिमांड करता है तो इन दैट केस मेरे ख्याल से हम लोगों को बेंजामिन सेस्को के पीछे जाना चाहिए, और इन दैट केस मेरे ख्याल से हॉयलैंड को हम लोगों को बेचना होगा। अगर हॉयलैंड को हम लोग बेच सकते हैं, जो कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हॉयलैंड को हम लोग बेच सकते हैं अलॉन्ग विथ अलेहांद्रो गार्नाचो एंड एंटोनी, तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग एक ठीक ठाक मिडफील्डर के पीछे भी जा सकते हैं, या फिर हम लोग डॉगलस लुइस जैसे लोन ऑप्शन के लिए तब भी जा सकते हैं, और उसी के साथ एक बैकअप सेंटर बैक की भी कोशिश कर सकते हैं इन द मार्केट। तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। और दूसरी तरफ ये दोनों प्लेयर में से, मतलब बेंजामिन सेस्को एंड ऑली वाटकिंस, ये दोनों प्लेयर्स में से किसको टारगेट करना चाहिए और किसके पीछे जाना चाहिए, इट इज अ वेरी वेरी टफ कॉल आई बिलीव विच मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव टू टेक। एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि हम लोग भले ही कह रहे हैं कि हम लोगों को एक मिडफील्डर के पीछे जाना चाहिए टू गेन दैट कंट्रोल इन द गेम, क्योंकि अक्सर गेम में मिडफील्ड में हम लोग के पास वो कंट्रोल नहीं रहता है जो हम लोग चाहते हैं इन द गेम। लेकिन हम लोगों को अगर आप देखें लास्ट 2-3 सीजन में से कोई भी सीजन आप उठा के देख लीजिए, हम लोग इन फ्रंट ऑफ द गोल बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग द चांसेस। मतलब चांस तो हम लोग क्रिएट करते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते। लास्ट सीजन में भी हम लोग का जो एक्सजी था उससे हम लोग 10-11 गोल कम स्कोर किए थे। उससे पहले वाला सीजन में भी जब हम लोग 8th में फिनिश किए थे तो उस सीजन में भी हम लोग अपने एक्सजी से 12-15 गोल कम स्कोर किए थे। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज समझना होगा कि रूबेन अमोरिम एंड द एंटायर टीम इज प्रायोरिटाइजिंग अ स्ट्राइकर। वो इसलिए कि ब्रायन एम्बुमो एंड आपका मैथ्यूस कुनिया, ये दोनों साइनिंग्स करने के बाद वो लोग और एक स्ट्राइकर ले आ सकते हैं। तो इन दैट केस हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द गोल वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है। और अगर इन फ्रंट ऑफ द गोल जो क्लिनिकलनेस की हम लोग बात करते हैं, चांस क्रिएशन करने के बाद अगर उस चांस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन रेगुलर मैनर, इन रेगुलर बेसिस, वीक इन वीक आउट, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर हम लोग 2 गोल कंसीड भी करते हैं तो हम लोग के पास प्लेयर्स होंगे टू स्कोर 3 गोल्स, जो हम लोग के पास इससे पहले नहीं था। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग कोई स्टॉप गैप साइनिंग लाइक लोन मूव के लिए जाएंगे फॉर द मिडफील्ड, और उसी के साथ बेंजामिन सेस्को या फिर ऑली वाटकिंस में से जो डील हम लोगों के लिए सस्ता होगा, मेरे ख्याल से वही डील के पीछे हम लोग जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। और अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं और उसी के साथ अगर रास्मस हॉयलैंड को भी हम लोग बेच देते हैं तो इन दैट केस हम लोग एक बैकअप
सेंटर बैक के पीछे भी जा पाएंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि ब्रायन एम्बुमो एंड आपका मैथ्यूस कुन्हा ये दोनों साइनिंग्स तो ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग एक स्ट्राइकर और एक मिडफील्डर और एक बैकअप सेंटर बैक और एक गोलकीपर, अगर ये चारों पोजीशन में हम लोग 4 प्लेयर ला पाते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग अगले सीजन में जाते हुए ठीक ठाक कर सकते हैं। मतलब हम लोग टॉप 6 वगैरह या टॉप 5 वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बात आप लोगों को समझना होगा कि मार्केट में 4 टीम ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग बिजनेस कर रहे हैं। एक आपका लिवरपूल, दूसरा आपका आर्सेनल, तीसरा आपका मैनचेस्टर सिटी, चौथा आपका चेल्सी। तो ये चारों टीम अगर टॉप 4 में फिनिश करते भी हैं और अगर 5th प्लेस अवेलेबल रहता है फॉर चैंपियंस लीग, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जितने भी सारे पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूं वो सारे पोजीशंस को अगर एड्रेस कर लेते हैं देन वी कैन गो फॉर दैट 5th प्लेस। मतलब हम लोग फाइट पुट अप कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको न्यूकैसल यूनाइटेड से फाइट करना होगा। न्यूकैसल यूनाइटेड एक ऐसा टीम है जो पिछले कुछ सीजन में से ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन लास्ट सीजन में दे वर आउटस्टैंडिंग। लास्ट सीजन में वो लोग चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं और उसी के साथ एक लॉन्ग ड्रॉट खत्म करके वो लोग एट लास्ट एक ट्रॉफी जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी ये समर ट्रांसफर विंडो में दे आर स्ट्रगलिंग टू साइन अ प्लेयर। मतलब सिर्फ एंथनी लंगा को वो लोग खरीद पाए हैं और उसी के साथ 6 ट्रांसफर टारगेट्स, जी हाँ 6 ट्रांसफर टारगेट्स जिनके पीछे वो लोग जा रहे थे, वो सारे ट्रांसफर टारगेट्स में उनको फेलियर का सामना करना पड़ा। और इसके लिए ही मैं कह रहा हूं कि न्यूकैसल यूनाइटेड के जो फैंस हैं, मतलब मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है रिगार्डिंग द ट्रांसफर बिजनेस ऑफ न्यूकैसल यूनाइटेड। क्योंकि एडी हाउ नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। क्योंकि लास्ट सीजन में अच्छा करने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूकैसल यूनाइटेड ये ट्रांसफर विंडो में अच्छा करेंगे, लेकिन वो लोग कोई भी प्लेयर के पीछे जा रहे हैं और उनको फेलियर का ही सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए फैंस विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और उसी के साथ अपना बेस्ट प्लेयर अलेक्जेंडर इसाक को भी अगर उन लोगों को बेचना पड़ रहा है इस ट्रांसफर विंडो में क्योंकि प्लेयर जाना चाहता है, तो आप सोच ही सकते हो कि न्यूकैसल यूनाइटेड की मोरल कहां पे होगा और उसी के साथ ओवरऑल एज अ टीम वो लोग कहां पे हो सकता है। तो न्यूकैसल यूनाइटेड आर करेंटली आर वर्नरेबल और उसी के साथ एस्टन विला जो आपकी टॉप 5 या टॉप 6 की रेस में रहेंगे, तो उनका भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, उनको भी प्लेयर्स बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर टॉप 5 टॉप 6 या टॉप 7 जो भी आप कह लो इसके लिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके अगल बगल में जितने भी सारे टीम्स हैं वो है आपका एस्टन विला, आपका ब्राइटन, आपका न्यूकैसल यूनाइटेड, आपका बॉर्नमाउथ। तो बॉर्नमाउथ से भी अभी 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चले गए हैं, तो बॉर्नमाउथ का भी मुझे मालूम नहीं कि वो लोग कैसे इस सीजन में आगे अगर वो लोग अच्छा साइनिंग्स करते हैं तो मेरे ख्याल से उनका सीजन सही हो सकता है। ब्राइटन एक ऐसा टीम है जो ठीक ठाक रिक्रूटमेंट कर रहा है और वो लोग एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो ब्राइटन को देखना पड़ेगा। और उसी के साथ ब्रेंटफोर्ड से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चले जा रहे हैं। अगर वीसा भी चला जाता है तो ब्रेंटफोर्ड कैन गो टू द रेलिगेशन जोन, क्योंकि अभी जो नए टीम्स आ रहे हैं उसमें सनडरलैंड, लीड्स, ये दोनों टीम से मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई है। और इसके साथ बीच में जितने भी सारे टीम्स थे लाइक फुलहम या एवर्टन, वेस्ट हैम, इनका भी मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग बिजनेस नहीं हुआ है इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो मोटा मोटी मेरा पॉइंट यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर अपना जितने भी सारे पोजीशन की मैं बात कर चुका वो सारे पोजीशंस को एड्रेस कर लेते हैं तो वी कैन रियली पुट अप अ गुड फाइट गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। क्योंकि चेल्सी एंड स्पर्स ये दोनों टीम जो इस साल चैंपियंस लीग में होंगे तो उनको चैंपियंस लीग में भी फोकस करना होगा और उनको इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी फोकस करना होगा। वेयर एज वी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोगों के पास ये सारे मैचेस नहीं होंगे, हम लोगों को वीक में एक ही मैच खेलना है और वो है आपका इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो हम लोगों के पास प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा होगा, प्लेयर्स ज़्यादा फ्रेश होंगे, प्लेयर्स की एनर्जी हाई होंगे और उसी के साथ रूबेन अमोरिम आपके टीम के साथ वो सारे स्ट्रैटेजी पे काम कर सकता है, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में भी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर सही तरीके से बिजनेस कर लेते हैं इन द रिमेनिंग डेज इन द ट्रांसफर मार्केट
तो वी कैन रियली डू समथिंग वेल एटलीस्ट गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। तो ये सारी चीजों को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेके। तो लिवरपूल से बायर्न म्यूनिख जा चुके हैं लुइस डियाज। लुइस डियाज के लिए बायर्न म्यूनिख लिवरपूल को 75.5 मिलियन यूरोस के आसपास कुछ पैसा दे रहे हैं इंक्लूडिंग द एडवांस। तो मेरे ख्याल से लुइस डियाज के लिए बायर्न म्यूनिख लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिए हैं लिवरपूल को, लेकिन मेरे ख्याल से लुइस डियाज इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। और सिर्फ जो लोग कह रहे हैं कि उसकी अगर आप स्टैट्स वगैरह देखो तो उसके पास उतने सारे गोल्स तो नहीं है टू शो, लेकिन मैं मानता हूं कि फुटबॉल एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है, इट इज़ अ टीम गेम। तो टीम में भले ही आपके पास अगर एसिस्ट वगैरह या गोल्स वगैरह कम भी हो, लेकिन फिर भी आप टीम के लिए अच्छा कर सकते हो और टीम का एक इनएविटेबल पार्ट बन सकते हो। तो लास्ट सीजन में भी लिवरपूल कुछ कुछ मैचेस में जब फंस रहे थे और मोहम्मद साला भी उनको नहीं निकाल पा रहे थे उस सिचुएशन से, तो लुइस डियाज वाज देयर टू रेस्क्यू द टीम। तो इसीलिए लुइस डियाज का इंपैक्ट लिवरपूल में बहुत ज़्यादा था और लुइस डियाज इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एंड बायर्न म्यूनिख में जाने के बाद भी वो बढ़िया करेगा, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 साल तो अच्छा करेगा ही, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट बुंदेसलीगा की जो क्वालिटी है ओवरऑल वो इंग्लिश में लीग से थोड़ा सा तो नीचे है, तो वहां पे वो बेहतर कर सकता है। तो इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि बायर्न म्यूनिख बहुत ज़्यादा ओवर पे कर चुके हैं फॉर अ प्लेयर लाइक लुइस डियाज, मेरे ख्याल से ये सारे फालतू के बातें हैं। और दूसरी तरफ अभी ये देखने वाली बात हुई कि लिवरपूल से बायर्न म्यूनिख जाने के बाद लुइस डियाज का जो पोजीशन है आपका लिवरपूल में लेफ्ट विंग, ये लेफ्ट विंग के लिए लिवरपूल क्या सच में रॉड्रिगो जैसे कोई प्लेयर के पीछे जाएंगे या फिर कोई दूसरे प्लेयर्स के पीछे वो लोग जा सकते हैं? क्योंकि अभी लुइस डियाज को बेचने के बाद वो लोग तो अलेक्जेंडर इसाक के पीछे जाएंगे, और अलेक्जेंडर इसाक को अगर वो लोग लेके आते हैं तो उनकी जो अटैकिंग ऑप्शन है वहां पे आपका एकितिके एंड अलेक्जेंडर इसाक होगा, उसके साथ आपका कोडी गाक्पो होगा, फ्लोरियन वर्ड्स होगा और मोहम्मद साला होगा। तो ये हो गया उनका अटैकिंग लाइनअप। लेकिन यहां पे लिवरपूल का एंटायर सीजन में लेफ्ट विंग के लिए कोडी गाक्पो के ऊपर ही डिपेंड करना चाहेगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट लिवरपूल इंग्लिश में लीग में भी अच्छा करना चाहेंगे और उसी के साथ चैंपियंस लीग में भी अच्छा करना चाहेंगे, उसी के साथ एफए कप वगैरह में भी वो लोग अच्छा करना चाहेंगे, और उसी के साथ ही वो लोग वही इंटेंट शो कर रहे हैं इन द ट्रांसफर मार्केट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर अलेक्जेंडर इसाक आ जाते हैं उसके बाद वो लोग डार्विन नूनेस को भी बेच देते हैं तो उनके पास पैसा तो होगा। हाँ, लोग कह सकते हैं कि मार्क गेही जैसे प्लेयर के लिए भी वो लोग जाएंगे, जो मेरे ख्याल से उन लोग को जाना भी चाहिए। मतलब अलेक्जेंडर इसाक को लाने के बाद अगर वो लोग मार्क गेही जैसा कोई सेंटर बैक के पीछे जाते हैं तो भी उनका टीम कंप्लीट तो है, लेकिन उसके बाद क्या वो लोग रॉड्रिगो जैसे कोई साइनिस के पीछे जा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर अपग्रेड होगा ओवर लुइस डियाज इन दैट लेफ्ट विंग पोजीशन। तो वही अभी देखने वाली बात होगी कि यार लिवरपूल सच में ये सारे ट्रांसफर्स को पुल ऑफ कर सकते हैं। अगर कर दिए वो लोग ये चीज तो मेरे ख्याल से इट विल बी गेम ओवर फॉर एवरीवन एल्स। तो ओनली टाइम विल टेल कि अलेक्जेंडर इसाक के लिए लिवरपूल अपना मूव कब तक करेंगे और उसके साथ ये डील कब तक सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि न्यूकैसल से प्लेयर खरीदना तो मुश्किल तो है, लेकिन एक बात है कि अलेक्जेंडर इसाक लिवरपूल जाना चाहते हैं। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि लिवरपूल कब तक अपना पहला बिड सबमिट करते हैं। तो ये सारी चीजों को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।